हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये स्पेशली उनके लिए है जिनको लगता है कि हम ऑटोकैड में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो क्या सच में हम ऑटोकैड में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर ऑटोकैड हमारे किस काम आता है? ये इसमें हम कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते? तो आज की वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो बात आती है, क्या हम ऑटोकैड में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ भी और जवाब है ना भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिजाइनिंग एक्चुअली टू टाइप्स की होती है, ठीक है। और इसमें जो ऑटोकैड है हमारा, ये हम मेनली यूज करते हैं स्ट्रक्चरल के लिए। ओके। तो अभी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सारे टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और रही बात कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। वहां पे आपको ईमेल मिलेगा, उस ईमेल पे आप मेल कर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या हम ऑटोकैड में डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जवाब है हाँ। तो कौन सी डिजाइनिंग कर सकते हैं? देखो, ऑटोकैड में हमारे पास हम आर्किटेक्ट का अलग डिजाइनिंग कंसिडर करते हैं, ओके। और हम स्ट्रक्चरल की अलग डिजाइनिंग कंसिडर करते हैं। अब स्ट्रक्चरल की डिजाइनिंग क्या होती है, आर्किटेक्चरल की डिजाइनिंग क्या होती है, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, आर्किटेक्चर की जो डिजाइनिंग होती है उसमें हम कोई भी स्टील का डेटा शो नहीं करते हैं। कुछ भी शो नहीं करते हैं कि हमारा स्टील कहाँ पे कैसे आना है, कितना आना है, या फिर हमारे कॉलम्स जो है उनमें क्या स्टील लगना है, स्लैब में क्या है, प्लिंथ बीम, लिंटल्स वगैरह। ये कुछ भी हम उसमें डेटा नहीं देंगे, ठीक है। आर्किटेक्ट में हमारा सिंपल सा प्लान होता है कि हमारा जो प्लान है वो कैसे बनेगा, उसमें जो स्पेसिंग है वो क्या रहेगी, उसमें वॉल्स कहाँ पे आएंगे और डोर विंडोज कहाँ पे लगेंगे, ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर ड्राइंग में शो करते हैं। प्लस आर्किटेक्चर में ही हम वो वाली डिजाइनिंग करते हैं जो थ्री डी मॉडल्स हम बनाते हैं, उसका मतलब होता है कि वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं है। तो बात आती है यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन की। तो स्ट्रक्चर डिजाइन हम ऑटोकैड में नहीं कर सकते। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है ई टैब्स या फिर स्टैट प्रो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है स्टैट प्रो का, यहाँ पे फाउंडेशन वाला है जिसमें हम फाउंडेशंस वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, और ये बिल्डिंग का, इसमें हम पूरा का पूरा डिजाइन कर सकते हैं, कॉलम स्लैब वगैरह वो सारी चीजें। प्लस ये सेफ एक और सॉफ्टवेयर है, इसमें भी हम डिजाइन कर सकते हैं कॉलम्स को, ओके। ये ई टैब्स है, इसमें भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ओके। अब इनमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल का ही डिजाइन होगा, ना कि आर्किटेक्चर का। इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें आर्किटेक्चर का आपका कुछ भी डिजाइन नहीं होगा। अगर आपने आर्किटेक्चर में जाना है तो आपके पास ऑटोकैड है, आपके पास स्केचअप है, जैसे मेरे पास यहाँ पे गूगल स्केचअप है, तो इसमें भी आप कर सकते हो, या फिर आप रैबिट से भी कर सकते हो, ठीक है। बट रैबिट जो है, रैबिट में भी आप अच्छा खासा डिजाइन बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। स्केचअप जो है वो काफी ज्यादा इजी है। तो आने वाले डेज में मैं स्केचअप की भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके। तो जहाँ पे आप स्केचअप का सीख सकते हो प्रॉपरली अच्छे से। एंड उसके बाद ई टैब्स का भी मैं बताऊंगा, सेफ का भी बताऊंगा, स्टैट प्रो का भी बताऊंगा, बट धीरे धीरे सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। तो अभी बात थी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन हम ऑटोकैड में नहीं करते हैं। अब उसका रीजन यही है कि हमें ऑटोकैड जो है वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता जो हम ई टैब से या स्टैट प्रो से ले सकते हैं, ओके। जैसे कि हमें एक कॉलम का साइज जो है 300 mm बाई 450 का साइज है कॉलम का, उसमें कितना स्टील आएगा, तो लोड कितना आएगा, वो सारी चीजें, लोड कैलकुलेट करना पड़ता है। ये सब कुछ हम एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं। अब बात रहती है ऑटोकैड की, फिर हम ऑटोकैड में क्या करते हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड में हम ड्राफ्टिंग करते हैं। अब ये कैसे होता है? फर्स्टली मान लो आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, ओके, आप डिजाइनर हो। आप अगर ऑटोकैड में काम कर रहे हो तो इसका मतलब आपको डिजाइनर नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा ड्राफ्टमैन, ठीक है। तो ड्राफ्टमैन का काम होता है
स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो डिजाइनर होता है, डिजाइनर के डेटा को इम्प्लाई करना कौन किसमें, ऑटोकैड में। ठीक है। अब जो डिजाइनर होता है वो क्या करता है, वो सारा डेटा निकालता है। फर्स्टली वो क्या करेगा, वो पूरी बिल्डिंग का एक डेटा निकालेगा कि इसमें कितना स्टील आएगा, कितना लोड लग रहा है, कैसे फाउंडेशन डिजाइन होंगे, कैसे कॉलम्स आएंगे, कैसे स्लैब आएगी। वो सारी चीजें वो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। और आपने क्या करना है, उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपने डिजाइन क्रिएट करना है। ठीक है, मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक फोटोज कुछ दिखाऊंगा। ये फोटोज आप देखोगे तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। ठीक है, इनमें सारा कुछ स्ट्रक्चर का ही दिया है। और साथ के साथ में आप ये आर्किटेक्चर ड्राइंग भी देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आर्किटेक्चर ड्राइंग है जिसमें हमें दिखाया गया है कि लाइट्स वगैरह का कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे लाइट्स आ रही है, सीलिंग्स का दिया है। मतलब कि आउटर वर्क जो होता है फिनिशिंग का, वो सारी चीजें बाहर की डिजाइनिंग का, वो हमारा रहता है किसमें, आर्किटेक्चर में। और जो स्टील वर्क होता है हमारा, वो रहता है हमारा किसमें, स्ट्रक्चर में। अब ऑटोकैड में इसी वजह से हम नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। ठीक है, तो अगर आप ऑटोकैड में काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप डिजाइनर नहीं बल्कि आप एक ड्राफ्टमैन हो। ओके। और अगर आपने डिजाइनर बनना है तो उसके लिए आपके पास कंप्लीटली अच्छी नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, जिसमें आपको प्रॉपरली आईएस कोड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आईएस कोड्स को समझना पड़ेगा, स्टील के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, ये सारी चीजों को आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। तब जाके आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहला सकते हो। ठीक है। और अब बात आती है यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है वो हम कैसे बनाते हैं, और जो हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन है वो कैसे बनाते हैं, प्लस हम ऑटोकैड में कैसे काम करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग जो है वो कैसे होती है। ओके। देखो मेनली हम क्या करते हैं, मेनली हम जो भी डिजाइन बनाते हैं वो नीचे से ऊपर को बनाते हैं। ओके। इसमें ये तो सबको पता होगा कि नीचे से ही ऊपर को डिजाइन बनता है। पहले फाउंडेशन आएगी, फाउंडेशन के बाद प्लिंथ बीम आएगा, प्लिंथ बीम के बाद ऊपर के कॉलम्स आएंगे, फिर स्लैब आएगी। तो इस तरह से बनता है डिजाइन। लेकिन एक्चुअल में अगर हम स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की बात करें तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में ऐसे नहीं होता है। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। मैंने एक 2 स्टोरी बिल्डिंग को डिजाइन करना है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर की जो स्लैब है, मैं पहले उस स्लैब को देखूंगा। मैं पहले ये चीज देखूंगा कि ऊपर की स्लैब जो है उस स्लैब में कितना स्टील आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस स्लैब में जो स्टील आ रहा है प्लस जो कंक्रीट डल रहा है इसमें, वो सारी चीजें, तो इसका लोड जो है वो हो रहा है 100 किलो न्यूटन का। ठीक है। अब इस 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन के, एक मिनट मैं ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन में आता हूँ पहले। हाँ। तो अभी यहाँ पे जो है 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 किलो न्यूटन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है इसके ऊपर। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं नीचे को बनाऊंगा कॉलम्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉलम देने हैं, तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। ओके। यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और दूसरी साइड में दूसरा कॉलम प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे करके। ओके। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन कॉलम्स को इस तरह से डिजाइन करना है कि ये कॉलम्स जो है अच्छे से इस 100 किलो न्यूटन लोड को बियर कर सके। ठीक है, ये लोड प्रॉपरली आए और इन कॉलम्स के ऊपर, इन कॉलम्स के थ्रू नीचे जाए, और ये टूटे भी ना। इस तरह से मुझे इन कॉलम्स को डिजाइन करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पहले स्लैब को डिजाइन। उसके बाद स्लैब का लोड जब निकलेगा वो सारी चीजें, तो मैं उसमें सरिया दूंगा, स्टील दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं, तो कॉलम्स में कैसा स्टील लगना चाहिए ताकि वो टूटे ना, वो प्रॉपरली ऊपर वाला लोड बियर कर सके। वो हो गया। अब मान लो इन दो कॉलम्स का लोड जो है वो 50-50 किलो न्यूटन का है, सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे 50। ओके, इसमें 50 आएगा, और इसमें यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे 50-50 का लोड आ रहा है। तो टोटल लोड कितना हुआ, 100।
50 एंड 50 टोटल 200। ठीक है, तो 200 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अब नीचे वाली स्लैब जो रहेगी, मैंने बोला था 2 स्टोरी बिल्डिंग, तो नीचे वाली स्लैब जो रहेगी मेरी, उस स्लैब को मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि ये स्लैब इस 200 किलो न्यूटन लोड को बियर कर सके। ठीक है, मैं इस स्लैब को उस तरह से डिजाइन करूंगा। सबसे टॉप वाला सबसे कम रहेगा, सबसे बॉटम वाला सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना जितना नीचे आएगा उतना उतना लोड बढ़ता रहेगा। अब इस स्लैब का जो है, इस स्लैब का लोड बढ़ गया। ठीक है, ऊपर का लोड भी आ रहा है, साइड का लोड भी आ रहा है, तो इसका जो लोड होगा हमारा, इसका जो स्टील भी होगा वो भी हम बढ़ा देंगे एज कंपेयर टू टॉप वाला। ठीक है, अब ऊपर वाले में लोड कितना आ रहा था, इसका लोड कितना था, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे वो दोनों मिला के 200 प्लस यहाँ पे इसका अपना 150 कर देते हैं, तो टोटल कितना हुआ, 350। ओके, तो यहाँ पे 350 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अब इसके नीचे और कॉलम लगेंगे। ठीक है, इसके नीचे कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे को लेके आते हैं। अब यहाँ पे और लोड पड़ेगा। ठीक है, तो जितना जितना नीचे आएगा उतना उतना लोड बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 350 आया, अब नीचे चलेंगे, यहाँ पे 50 था, अब इनका 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका 350 आ रहा था, तो यहाँ पे 700 या 800 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम नीचे को फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। ओके, तो फाउंडेशन डिजाइन हो गई। फाउंडेशन सबसे लास्ट में डिजाइन होगी। अब हम नीचे को भी कर सकते हैं डिजाइन, ऐसा नहीं है, बट नीचे को अगर हम डिजाइन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हमें बाद में उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। या तो फिर अगर आप इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो कि आपको अभी अंदाजा लग चुका है कि 2 स्टोरी बिल्डिंग या 3 स्टोरी बिल्डिंग या जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, 10 स्टोरी, 12 स्टोरी, तो उनमें किस हिसाब से कॉलम्स लगने चाहिए, उनमें किस हिसाब से स्टील लगना चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जितना जितना आप एक ही फील्ड में काम करोगे ना, आपके पास एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आपके पास सारा डेटा बना बनाया होता है, आपने कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उठा के लगाना होता है। ठीक है, आपने खुद से कुछ नहीं करना होता, आपको बस लगाना होता है वो डेटा, आपके पास सारा डेटा होता है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये काफी सारे लोगों को ना ये डाउट रहता है कि ये अभी हमने ऑटोकैड सीख लिया, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करेंगे, हम डिजाइनिंग करेंगे, ये करेंगे। ऐसा नहीं है, डिजाइनिंग नहीं होती है, जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है वो नहीं होती है इसमें। ऑटोकैड में, ऑटोकैड में सिर्फ ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन ऑटोकैड में आप 3D मॉडलिंग कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर जो है उसका डिजाइनिंग कर सकते हो इसमें, बेशक उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, अगर आपने स्ट्रक्चर में जाना है तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और ऑटो कैड में आपको फिर नहीं घुसना है। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो पहले आप ड्राफ्टमैन की जॉब करो। ड्राफ्टमैन की जॉब करोगे तो आपके पास धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर की नॉलेज आएगी, और उसी हिसाब से आप फिर आगे चल के प्रमोट हो सकते हो। जब आपका काम ठीक रहेगा या फिर आप सीख लेते हो प्रॉपरली, तो उसके बाद आप डिजाइनिंग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप डिजाइनिंग पोस्ट पे भी जा सकते हो। ठीक है, एज डिजाइनर भी बन सकते हो। तो अब एक और बात यहाँ पे कि हाँ, काफी सारे ये सोचते हैं कि अभी जो है मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो देखो, पहली बात तो ये, सिविल इंजीनियर ऑलराउंडर को कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑलराउंडर होता है उसको हम बोलेंगे सिविल इंजीनियर। ठीक है, जो साइट इंजीनियर होता है उसको भी नहीं बोलेंगे सिविल इंजीनियर, जो ड्राफ्टमैन होता है उसको भी नहीं बोलेंगे सिविल इंजीनियर। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जिसके पास हर एक चीज की नॉलेज होती है, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हो, चाहे वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग हो, चाहे वो ड्राइंग रीडिंग हो, चाहे वो मटेरियल टेस्टिंग हो, क्वालिटी इंजीनियरिंग हो, साइट की नॉलेज। हर एक चीज के बारे में जब एक इंजीनियर को पता चलता है, उसको नॉलेज मिलती है, तब जाके वो एक सिविल इंजीनियर बनता है। अदरवाइज उसको हम सिविल इंजीनियर नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी के टाइम पे तो हम बोल देते हैं सभी को कि ये सिविल इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियर वही होता है जो ऑलराउंडर होता है, जिसके पास हर एक चीज की नॉलेज होती है। ठीक है, उसके पास हर एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है, उसके पास हर एक फील्ड की नॉलेज होती है।
तब जाके उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक सिविल इंजीनियर है। और सिविल इंजीनियर बनना इतना इजी नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली सारा कुछ सीखना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको साइट भी विजिट करना पड़ेगा, आपको साइट की जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको क्वालिटी के बारे में भी जानना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना पड़ेगा, आर्किटेक्चर के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हर एक चीज के साथ इंटरलिंक्ड है। आप अगर अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च करोगे, अच्छे से इसके ऊपर ध्यान दोगे, पढ़ोगे, समझोगे इस चीज को, तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर था। अगर आपका इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, आप वैसे मेल भी कर सकते हो ट्रेनिंग से रिलेटेड। अगर आपने साइट की ट्रेनिंग करनी है, आपने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करनी है, ओके, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए आपको सारी चीजें, सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा थ्रू मेल। आप मेल कर सकते हो मेरे को। मेल जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में या इस टॉपिक में, कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।